हम बात करेंगे भारत के त्रिशूल के बारे में। पाकिस्तान से आतंकी खतरे को देखते हुए जिस तरह से हिंदुस्तान को अपनी हिफाजत के हर हथियार को चुस्त दुरुस्त रखना पड़ता है, वो यकीनन ये बताता है कि पड़ोसी पर भरोसा करना भूल साबित होगी। वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने अपनी हरकत से ये साबित कर दिया। यही कारण है कि भारत अब पाकिस्तान को एक अलग तरीके से काउंटर करने की तैयारी में है। बॉर्डर पर युद्ध अभ्यास के जरिए जहां वो तीनों सेनाओं के शौर्य का प्रदर्शन करेगा। ये पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए, दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जानकारी भी हम दे दें कि जिस तरीके से यहाँ पर भारत जो है लगातार अपनी तीनों सेनाओं को मुस्तैद जो है रखा रहता है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई मौकों पर इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से भारत की तीनों सेनाएं जो है वो अलर्ट मोड पर हैं। तीनों सेनाओं प्रमुख को लेकर बात करें तो तीनों सेना प्रमुख के द्वारा भी इस बात का जिक्र किया गया है कि तीनों सेनाएं जल, नभ और आकाश सेनाएं जो हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। किसी भी प्रकार से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी तीनों सेनाएं जो हैं वो बिल्कुल अलर्ट मोड पर हैं। तो इस बीच जो है तैयारी पूरी है और एक बार पाकिस्तान को जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान धूल चटाई गई है, ऐसे ही कई बार जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है और इसी तरीके से भारतीय सेना जो है वो पूरे दमखम के साथ तैयार है। अगर भारतीय हथियारों को लेकर बात करें तो लगातार भारतीय हथियारों की ताकत भी बढ़ती चली जा रही है, इसमें इजाफा जो है वो होता चला जा रहा है और भारत जो है वो हथियारों के मामले में अब लगातार आत्मनिर्भर होता हुआ नजर आ रहा है। भारत की आत्मनिर्भरता लगातार हथियारों के मामले में देखने को मिल रही है, चाहे वो INS युद्धपोत हो या फिर फाइटर जेट हो या फिर आर्टिलरी गन हो या फिर तोप हो या गोले हो, उनके लेकर बात करें, हर किसी चीज़ में भारत की आत्मनिर्भरता इस वक्त देखने को मिल रही है। इस विषय पर आधारित आप एक खास रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर जब पाकिस्तान पर किया गया तो पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आ गई। उसने अपने ड्रोन्स और मिसाइल के जरिए न केवल हिंदुस्तान की सरहदों को लांघने की कोशिश की बल्कि हिंदुस्तानी सैन्य ठिकानों के साथ नागरिकों को भी निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि उस दौर में भी भारत ने पाकिस्तान को कभी नहीं भूलने वाला सबक सिखा दिया। लेकिन अब एक नई तैयारी के तहत भारत की तीनों सेनाएं पाकिस्तान बॉर्डर पर एक साथ युद्धाभ्यास करने जा रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान सदमे में है। भारतीय सेनाओं के युद्धाभ्यास के ऐलान से पाकिस्तान घबराया हुआ है। यह अभ्यास पाकिस्तान की लगती भारत की पश्चिमी सीमा पर सर क्रीक सिंध कराची क्षेत्र पर केंद्रित होगा। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के संयुक्त अभ्यास के लिए भारत ने 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक नोटिस टू एयरमैन यानी नोटम जारी किया है। इस अभ्यास को लेकर पाकिस्तान की घबराहट का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने भी नोटम जारी कर दिया है। पाकिस्तान को डर है कि भारत कहीं हमला न कर दे, खास तौर पर जब वह अभी तक ऑपरेशन सिंदूर की मार से पूरी तरह उबर नहीं पाया है। इस बार तो उसे और बड़ा खतरा नजर आ रहा है। पाकिस्तान के कई कमानों और ठिकानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जहां तक भारतीय सेना के युद्धाभ्यास की बात है, राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 12 दिन अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होगा। आर्मी, एयरफोर्स और नौसेना के 30,000 जवान थार में ज्वाइंट एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज की शुरुआत 30 अक्टूबर से होगी जो 10 नवंबर तक चलेगी। इस युद्धाभ्यास के दौरान बॉर्डर के कुछ इलाकों में कॉमर्शियल फ्लाइट्स के रूट में बदलाव भी हो सकता है। इस एक्सरसाइज में विशेष रूप से काउंटर ड्रोन सिस्टम, संचार बाधा यानी जैमिंग और ऑटोमेटिक स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग सिस्टम जैसी मॉडर्न तकनीकों का परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा वायुसेना प्रिसीशन स्ट्राइक, एयर डिफेंस, इंटरसेप्शन और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर विशेष ध्यान देगी। पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस्लामाबाद ने सिंध और दक्षिणी पंजाब में दक्षिणी कमानों के लिए
हाई अलर्ट जारी कर दिया है। किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के लिए वायुसेना और नौसेना को तैयार रहने कहा गया है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की बहावलपुर स्ट्राइक कोर और कराची कोर को विशेष रूप से तैयार रहने को कह दिया गया है। तीनों सेनाएं एक साथ तालमेल बनाकर यूनिफाइड ऑपरेशन, डीप स्ट्राइक और मल्टी डोमेन वॉरफेयर का अभ्यास करेगी। इस दौरान भारतीय सेना अपने कई नए स्वदेशी हथियारों और हाईटेक सिस्टमों की टेस्टिंग भी करेगी। इसमें T-90S अर्जुन टैंक, हवित्जर तोप, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। यह अभ्यास जैसलमेर से शुरू होकर कच्छ तक चलेगा। कच्छ का इलाका समुद्र के पास है, इसलिए वायुसेना और नेवी के विशेष विमान इस इलाके में ज्वाइंट एक्शन में होंगे। अभ्यास के दौरान UAV, सटीक निर्देशित मिसाइलें, लॉयटर म्यूनिशन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की क्षमताओं का परीक्षण किया जाएगा। यह अभ्यास दक्षिण पश्चिमी वायुसेना कमान की रेडीनेस और कोऑर्डिनेशन को परखने का भी बड़ा मंच बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने खास रिपोर्ट ये देखी और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल PK सहगल जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सहगल साहब मैं आपसे ही करूंगा। सहगल साहब, अगर बात यहाँ पर की जाए इस युद्ध अभ्यास को लेकर, इस त्रिशूल अभ्यास को लेकर, तो इसका किस तरीके से असर पाकिस्तान पर और जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हुक्मरान हैं उनके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हाल फिलहाल के दिनों में हमने कई गीदड़ भभकियां देखी हैं। देखो, ऑपरेशन ये जो एक्साइज त्रिशूल है, इससे पाकिस्तान तो काफी ज्यादा चिंतित है, काफी ज्यादा बुखला गया है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। लेकिन अगर हिंदुस्तान का इतिहास देखो तो हिंदुस्तान ने कभी भी पहल नहीं की, हम किसी प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करने वाले। लेकिन अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट थी जो आपके चैनल पे दर्शाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर सर्व क्रीक के इलाके में नई बटालियन खड़ी कर दी है, नए आर्टिलरी सिस्टम ले आया है, मिसाइल ले आया है, हवाई जहाज ला रहा है उस इलाके में, और बड़े पैमाने पर कुछ बड़ी कार्रवाई कर सकता है। और उसी को निगाह में रखते हुए हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा था, अगर पाकिस्तान ने भूल की तो उसका हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों बदलाव हो सकता है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि सर्व क्रीक के माध्यम से ही सिंध और कराची का रास्ता जाता है। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में हिंदुस्तान पाकिस्तान को साफ तौर पर दर्शाना चाहता है कि हम हर प्रकार से तैयार हैं, हर प्रकार से सतर्क हैं। अगर आपने गलती की हिंदुस्तान के खिलाफ किसी प्रकार की कोई साजिश करने के लिए, तो हम आपको ऐसी सजा देंगे जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और ये एक्सरसाइज जो है, इसकी टाइमिंग और द टेरेन जो जहाँ पर चुना गया है इज़ वेरी अनयूजुअल। जहाँ तक एयर स्पेस का ताल्लुक है, हमारे नोटम ने कहा है कि हवाई जहाज जो है 28,000 फीट तक उड़ सकते हैं। दिस अगेन इज समथिंग यूनिक, जो इस पर पहले कभी भी नहीं हुआ। इसके डर से पाकिस्तान ने अपना जो सिंध का इलाका है और पंजाब का इलाका है, वहाँ पे सारे एयर बेसेस को फुल अलर्ट पे कर दिया है, वहाँ फौजी यूनिट्स को फुल अलर्ट पे कर दिया है। और उन्होंने भी अपना एक नोटम जारी किया है फॉर 28 और 29। हमारी एक्सरसाइज हो रही है स्टार्ट 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक। उनका नोटम है 28 और 29 अक्टूबर, जिसमें अंदाज़ा लगा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान जो है कुछ अपनी एक्सरसाइज करेगा या कुछ बड़े किसी नए वेपन को टेस्ट करेगा। क्या करता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वास्तव में हिंदुस्तान ने बड़ा क्लियर मैसेज, एब्सोल्युटली विदाउट एनी एट ऑफ डाउट, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के मित्रों को, चाइना को, अमेरिका को दिया है कि अगर पाकिस्तान ने गलती की पहलगाम की तरह किसी प्रकार के कोई हादसे को अंजाम देने के लिए, तो हिंदुस्तान उसको बख्शेगा नहीं। हम हर प्रकार से तैयार हैं। ये जॉइंट एक्सरसाइज जो है, इसमें कई चीज़ों की ट्रायल हो जाएगा। बहुत बड़े पैमाने पे आपने बड़ा शानदार इसका वर्णन किया है, लेकिन प्रधानमंत्री साफ तौर पे कहते हैं जय, दैट इज 3 चीज़ें देखी जाएंगी, जॉइंटनेस, सेल्फ रिलायंस जिसको आत्मनिर्भर भारत, एंड इनोवेशन। हिंदुस्तान के अपने बनाए हुए हथियार उनको, और जॉइंटनेस जो है, तीनों सर्विसेज की इंटीग्रेशन बहुत उच्च दर्जे की थी ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन उसमें जितनी भी कोई खामियां थी उन खामियों को दूर किया जाएगा। नए प्रकार के टेक्निक्स, नए प्रकार की टेक्नोलॉजी, नए प्रकार के वेपन सिस्टम्स,
वो टेस्ट किया बिल्कुल। जाएगा। और सहगल साहब, जाहिर तौर पर एक पीर प्रेशर जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, वो पीर प्रेशर जो है वो भी पाकिस्तान के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा इस युद्ध अभ्यास से। भले ये युद्ध अभ्यास जो है वो भारतीय सीमाओं में हो, लेकिन पाकिस्तान की सीमा में इसका खासा असर, इसकी खासी गर्जना जो है वो देखने को मिलेगी। देवनाथ जी, मैं आपका रुख करूंगा और भारत की जो एक्ट ईस्ट नीति है, जो पॉलिसी है, उसके बारे में बात करूंगा मैं। एक्ट ईस्ट जो नीति है उसके बाद क्या बदलाव आप इस वक्त देख रहे हैं भारत की रक्षा नीति में? अभिषेक, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत जो है एक्ट वेस्ट और एक्ट ईस्ट दोनों तरफ काम कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने ये कह दिया है कि हम पूरब में बांग्लादेश से शुरू करके, म्यांमार से शुरू करके, मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम, कंबोडिया, लाओस तक मित्रतापूर्वक संबंध बनाएंगे और सभी देशों तक हम एक हाईवे भी बनाएंगे भविष्य में, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद मिले। अब जहां तक एक्ट वेस्ट की बात है, डेफिनेटली भारत चाहेगा कि गुजरात से लेकर इजराइल तक, यानी अरब सागर से लेकर भूमध्य सागर तक भारत की पहुंच बनी रहे। लेकिन हम चाहते हैं कि इस एरिया में सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो हम करना चाहते हैं, जिसमें कि पाकिस्तान हमें मदद नहीं कर रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कि एक तरह का समुद्री हाईवे बनेगा जो कि भारत से शुरू होगा, गुजरात से शुरू होगा, बॉम्बे से शुरू होगा, समुंदर से सामान चला जाएगा सऊदी की तरफ, ओमान, बहरीन, और वहां से लैंड रूट से वो चला जाएगा सऊदी को क्रॉस करते हुए, जॉर्डन को क्रॉस करते हुए इजराइल तक। हमारी एक्ट वेस्ट पॉलिसी बहुत ही मजबूत है और दुनिया के कई देशों ने, खासतौर से यूरोपियन देशों ने हमारी एक्ट वेस्ट पॉलिसी का समर्थन किया है। ईरान ने भी हमारी एक्ट वेस्ट पॉलिसी का समर्थन किया है। हमने जो चबाहार पोर्ट में ईरान की मदद से एक बंदरगाह डेवलप किया है, वहां से भविष्य में जो हाईवेज बनाने का प्लान है, वो सेंट्रल अफगानिस्तान के रास्ते से होते हुए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जैसे कि किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान की तरफ जाएगी और आगे रूस तक गवादर पोर्ट से, चबाहार पोर्ट से जो सड़क जाएगी वो आगे रूस तक जाएगी जी। लेकिन पाकिस्तान जो है इसमें अड़चने डाल रहा है। अभिषेक, मैं बता दूं कि पाकिस्तान जो है थोड़ा इस एक्सरसाइज से घबराया इसलिए भी हुआ है कि पाकिस्तान की जो फौज है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ही बटी हुई है। आधी पाकिस्तान की फौज जो है वो बलूच लड़ाकों से लड़ रही है बलूचिस्तान में, आधी पाकिस्तान की फौज लड़ रही है खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के साथ, बाकी पीओके उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा है। तो काफी बड़ी तादाद में पाकिस्तान आर्मी को अपनी फौजों को पीओके, गिलगित, हुंजा, चित्राल की तरफ डिप्लॉय करना पड़ रहा है। और तो और सिंध में भी खलबली की आवाज आती है। तो पाकिस्तान की आर्मी जो है इतनी जमीन पर 5 दिशाओं में ऑपरेट कर रही है। जो उनके पास थोड़ी बहुत फौज बची है वो उन्होंने हमारे भारत के बॉर्डर पर एलओसी पर लगा दी है। तो ऐसी हालत में अगर पाकिस्तान की बची कुची फौज अगर कश्मीर बॉर्डर पर एलओसी पर तैनात है और ऐसी हालत में अगर भारत अभी सर क्रीक की तरफ, गुजरात और कच्छ की तरफ खलबली पैदा करता है, कराची की तरफ खलबली पैदा करता है, तो पाकिस्तान के पास कुछ बचा ही नहीं। हम बात करते हैं जैसे उनका बहावलपुर का जो उनकी छावनी है या कराची में जो उनकी छावनी है, उसमें जितनी फौजें हैं वो थिन आउट हो गई हैं, क्योंकि उन सब डिवीजन से एक एक ब्रिगेड निकालकर, सारे ब्रिगेड से एक एक बटालियन निकाल के उनको आस्ते आस्ते ले जा रहे हैं बलूचिस्तान की तरफ। तो ऐसे में उभय पक्ष जो पाकिस्तान जो है वो भारत के डिप्लॉयमेंट से थोड़ा सकपका गया है। लेकिन अभिषेक, मैं आपको बताना चाहता हूं, पृष्ठभूमि समझनी चाहिए, दर्शकों को भी बहुत समझना चाहिए कि उभय पक्ष के डीजीएमओ आपस में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत आपस में बात करते हैं हर रोज। और अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब हम अपनी फौजों को एक्सरसाइज के लिए डिप्लॉय करते हैं, इसी तरह से पाकिस्तान जब अपनी फौजों को भारत की तरफ एक्सरसाइज के लिए डिप्लॉय करता है, तो उभय पक्ष के जो डीजीएमओ हैं वो पहले से ही उसकी इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि कौन सी फॉर्मेशन किस संख्या में किस जगह पर डिप्लॉय हो रही है, ताकि गलती से युद्ध ना छिड़ जाए। ऐसा ना हो कि हमारी देवराज जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर इस पूरी ड्रिल का जो असर है वो पाकिस्तान में तो देखने को ही मिल रहा है। सहगल साहब, अगर इस असर को लेकर बात करें,
पाकिस्तान भले ही कितना भी कुछ कहे, कितनी भी गीदड़ भपकियां दे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो भारतीय सेना का डर है वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। और ये रिपोर्ट भी जिस तरीके से अब निकलकर सामने आ रही, इसी बातचीत के दौरान ये रिपोर्ट जो मुझे मिली है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो भारतीय सेना की ये ड्रिल है, ये पूरी एक्सरसाइज है, उसको ध्यान में रखते हुए अपने हवाई क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। जैसे कि मैंने पहले कहा है, पाकिस्तान कंप्लीटली रटल है, कंप्लीटली बौखला गया है। वो नहीं जानता कि हिंदुस्तान वास्तव में क्या करेगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, हिंदुस्तान का इतिहास देखो तो हिंदुस्तान कभी भी पहल नहीं करता। हम किसी भी हालत में पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करने जा रहे। लेकिन अगर पाकिस्तान ने किसी प्रकार की कोई भी साजिश करने की कोशिश की, खास करके सरकरी के इलाके में या LOC के इलाके में या किसी और इलाके में, तो हिंदुस्तान जो है हर प्रकार से तैयार है, हर प्रकार से सतर्क है उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। वास्तव में आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान जो है इतना बौखला गया है कि उसने अपने सिंध इलाके में और पंजाब के इलाके में एयर फ्लाइट्स को भी बैन कर दिया है, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा रोक लगा दी है, जबकि हिंदुस्तान में इस मामले की किसी प्रकार की कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली ये एक्सरसाइज जो है ऐसे इलाकों में की जा रही है, रन ऑफ कच्छ का इलाका है, ये मार्शी इलाका है। जो गुजरात का भुज का इलाका है वो कम्प्लीटली सॉल्ट पैन्स है, और रेगिस्तान का इलाका जो है वो पूरा रतीला है। हिंदुस्तान ने जॉइंट इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज इन तीनों इलाकों में करेगा, और साथ ही साथ एम्फीबियस ऑपरेशंस की तैयारी भी करेगा। एम्फीबियस ऑपरेशन सौराष्ट्र कोस्ट में कोस्ट पर होंगे, क्योंकि अगर वास्तव में हिंदुस्तान इस एक्सेस का इस्तेमाल करता है जी, जो सर क्रीक के थ्रू से होके जाती है कराची तक, तो हमको लैंडिंग शायद करनी पड़ेगी नेवी को थ्रू ऑन देयर मकरान कोस्ट। इसके लिए भी हम पाकिस्तान को दर्शा रहे हैं, दुनिया को दर्शा रहे हैं कि हिंदुस्तान के पास क्षमता है, हिंदुस्तान हर प्रकार से काबिल है। और इस एक्सरसाइज में बड़े पैमाने पर हम इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर और नए प्रकार के हथियारों को टेस्ट करेंगे, और ये देखेंगे कि हमारे जो आपसी तालमेल है इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर आप देखो, आकाश तीर एक नया सिस्टम जो रोल आउट हुआ था तकरीबन 1 साल पहले, उसने एयर डिफेंस को कम्प्लीटली इम्पेनिट्रेबल कर दिया पाकिस्तान के लिए। लेकिन उसमें भी कुछ लेसन हमने सीखे, और वो तमाम जो लेसन लर्न किए उनको यकीन किया जाएगा कि वो लेसन जो है आर लर्नड बाय द सोल्जर्स एंड द पीपल ऑन द ग्राउंड एंड द कमांडर्स, एंड वो गलतियां दोबारा ना की जाए। अगर आपको याद होगा तो हमारे CDS ने शायद सिंगापुर के अंदर कहा था कि हमने इनिशियली कुछ गलतियां की, लेकिन गलतियों को तुरंत से सुधार लिया। यस, कुछ गलतियां की होंगी। क्या गलतियां की गई मैं तो उसके बारे में नहीं जानता, क्योंकि उसके बारे में कुछ विश्लेषण नहीं हुआ। लेकिन जो गलतियां की गई थी, हम पक्का यकीन करेंगे कि वो गलतियां दोबारा ना की जाए। और हर प्रकार से हिंदुस्तान जो है कम्प्लीटली आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, जॉइंटनेस की तरफ बढ़ रहा है, इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहा है, और हम हर प्रकार के ऑपरेशन के लिए हर तरफ से तैयार है। जी, पहले इस तरह के ऑपरेशन कभी इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं हुए थे। लेकिन ये जो है वास्तव में जब से ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है, दोनों ही सेना जो है एज अ मैटर ऑफ रूटीन इस माफी के नोटम्स इशू करते रहते हैं। हम करते हैं तो पाकिस्तान भी करता है, पाकिस्तान करता है तो हम भी करते हैं, और दोनों ही सेना जो एक दूसरे के ऊपर हर प्रकार की नज़र रख रहे हैं। पाकिस्तान की सेना जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल सेना है। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें हमने पाकिस्तान की सेना को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया। जो नुकसान पहुंचाया गया बेसिकली पाकिस्तान की एयरफोर्स को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, इन द सेंस कि उनके 11 एयरफील्ड जो है कम्प्लीटली काफ़ी बड़े पैमाने पर उनको नुकसान पहुंचाया गया, काफ़ी बड़े पैमाने पर बर्बाद हुए। कुछ तो अभी भी ICU में है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, उनके हैंगर्स बर्बाद हो गए, टेक्निकल एरिया बर्बाद हो गए, शायद उनके बेस ऑपरेशंस और एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी बर्बाद हो गए। और उनको रिपेयर करने के लिए पाकिस्तान कंगाल पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है, वो भीख मंगा बाकी देशों के पास जा रहा है। साथ ही साथ मैं बात करना चाहता हूँ ये IMEC की, जिसके बारे में मेरे साथी ने बातचीत किया है। हिंदुस्तान को बहुत बड़े पैमाने पर IMEC में सारे देशों की तरफ से सहायता मिल रही है। वेस्टर्न ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनको बड़े पैमाने पर फायदा होगा, हिंदुस्तान को बड़ा फायदा होगा, यूरोप को फायदा होगा, और इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये तो बनकर रहेगा, और ये पाकिस्तान के अलावा चाइना को चुभता है, क्योंकि वास्तव में चाइना के BRI को बहुत बड़ी चुनौती देगा। और मुझे पक्का यकीन है ये और साथ में जो छह बाहर के थ्रू हमारा जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उससे हमको सेंट्रल एशिया, रशिया और ईस्टर्न यूरोप में अपना माल पहुंचाने के लिए बहुत सुविधा मिलेगी।
हमारे फ्रेट चार्जेस कम से कम 25 to 30% कम हो जाएंगे। फिर साथ ही साथ पिछले कुछ सालों में अगर 11 साल पहले की बात करो तो हिंदुस्तान का एरिया ऑफ इंटरेस्ट और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत कम था। हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो है हमारे नेबरहुड में था और इमीडिएट विसिनिटी इंडियन ओशन रीजन में। आज हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कंप्लीट इंडियन ओशन के अलावा राइट इट गोज अप टू द कोस्ट ऑफ अमेरिका एज वेल एज कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और हिंदुस्तान के पास ऐसे ऐसे वो सारी चीज़ें आ गई है, नेवी के पास हुई, एयरफोर्स के पास हुई, कि हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो इतने बड़े पैमाने पर बढ़ गया है जिससे चाइना भी चिंतित है, क्योंकि चाइना को साफ नजर आना चाहिए कि बिल्कुल सहगल साहब, जिस चिंता का जिक्र आप कर रहे हैं जाहिर तौर पर वो पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है। और दूसरी ओर यूके देवनाथ जी, अगर इस चिंता को लेकर थोड़ी सी बात आगे बढ़ाई जाए तो यहाँ पर भारत की जो आत्मनिर्भरता है जाहिर तौर पर वो भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चिंता का सबब, क्योंकि जहां पाकिस्तान भीख मांगकर अपना कटोरा लेकर दूसरे देशों के सामने जाता है, पैसा लेकर आता है और फिर उन पैसों से वो हथियार खरीदता है, आतंकियों को पालता पोसता है। लेकिन दूसरी ओर अगर भारत को लेकर बात करें तो भारत अब अपने हथियार खुद बना रहा है, भारत अब अपने हथियारों को दूसरे देशों को बेच भी रहा है। तो उस लिहाज से भी ये पूरी ड्रिल कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है देवनाथ जी? जी हाँ अभिषेक, इस एक्सरसाइज के दौरान सबसे बड़ी बात है कि भारत में निर्मित हथियारों को फॉरवर्ड पोजीशन में डिप्लॉय किया जाएगा, चाहे वो इंडियन नेवी के साथ हो, इंडियन आर्मी के साथ हो या इंडियन एयरफोर्स के साथ हो। जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है, वो आर्मी के पास भी है, एयरफोर्स के पास भी है, नेवी के पास भी है। आर्मी के पास जमीन से जमीन पर मार करने वाली ब्रह्मोस है, नेवी के पास शिप टू शिप पर लॉन्च करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल है और एयरफोर्स के पास हवा से जमीन पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल है। इसी तरह से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि आर्मी के पास भी है, एयरफोर्स के पास भी है और नेवी भी आस्ते आस्ते आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को अपने शिप्स पर इंटीग्रेट करने वाली है। तो होता यह है कि युद्ध के दौरान तीनों सर्विसेज को एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है, इंटीग्रेटेड युद्ध लड़ना पड़ता है। हम एक शब्द का इस्तेमाल अक्सर करते हैं फौज में, जॉइंटमैनशिप। चाहे वो आर्मी का कमांडर हो या एयरफोर्स का कमांडर हो या नेवी का कमांडर हो, वो अपने लेवल पर अपने जो समकक्ष कमांडर होते हैं उनके साथ मिलजुल कर एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से कोऑपरेट करते हुए दुश्मन पर हमला करते हैं। तो इस एक्सरसाइज के दौरान उसी की जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है वो चेक की जाएंगी। देखिए होता क्या है, जैसे हम दर्शक भी जानते होंगे, सब दर्शक मोबाइल फोन पर बात करते हैं, वॉकी टॉकी पर बात करते हुए सब दर्शकों ने देखा होगा। इसी तरह से आर्मी नेवी एयरफोर्स के भी अपने कम्युनिकेशन सेट्स होते हैं जिसमें कि जैसे HF हाई फ्रिक्वेंसी पर या VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी पर या UHF अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी पर बातचीत करते हैं। तो ये जो सेट्स हैं इनमें क्या फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होगी, फ्रीक्वेंसी दुश्मन से बचने के लिए कब कब चेंज की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि इन सेट्स में जो आपस में एक मेल मिलाप होता है, टेक्निकल सिंक्रोनाइजेशन होता है, वो किस तरह से किया जाएगा, इन सब की प्रैक्टिस होती है ताकि एक साथ आर्मी कमांडर, नेवल कमांडर और एयरफोर्स कमांडर अपने जो सबऑर्डिनेट फॉर्मेशंस हैं उनके गतिविधियों के बारे में अवगत रहें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, लेकिन मैं इसमें बार बार ये एम्फेसिस करना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य किसी भी तरह से पाकिस्तान पर हमला करना नहीं है। उभय पक्ष के डीजीएम, देखिए ये एक्सरसाइज हर साल हर 2 साल में होती है। तो जब भी इस तरह की एक्सरसाइज होती है उभय पक्ष के डीजीएमओ एडवांस में ही 24 घंटे पहले या 72 घंटे पहले ही दूसरे डीजीएमओ को बता देते हैं कि हमारी फलाना ब्रिगेड वहां पे डिप्लॉय होगी, हमारी फलाना फाइटर स्क्वाड वहां डिप्लॉय होगी, हमारी नेवी की शिप वहां जा रही है, ताकि एक्सीडेंटल युद्ध ना हो जाए। ऐसा ना हो कि हम लोग प्रैक्टिस के लिए हमारे फाइटर विमान को उड़ा रहे हैं और वहां पाकिस्तान डर जाए और सच्ची में हमारे फाइटर विमान को मिसाइल मार के गिरा दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी दुर्घटना, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए उभय पक्ष के डीजीओ में बात करते रहते हैं। और कतई हमारा इरादा फिलहाल नहीं है कि हम इस एक्सरसाइज की आड़ में अगले 12 दिन में पाकिस्तान पर हमला करें। ये बहुत जरूरी है समझना, ताकि अननेसेसरी तनाव उभय पक्ष में, आम जनता में या मीडिया में पैदा ना हो। जी जी सहगल साहब, जिस तरीके से इस ड्रिल को लेकर लगातार चर्चा होती हुई नजर आ रही है और जाहिर तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि इसकी जो हलचल है वो पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन क्या सहगल साहब
इससे ये माना जाए कि पाकिस्तान दबाव में आएगा, या दूसरी ओर ये कहा जाए कि पाकिस्तान इस ड्रिल को देखते हुए अपनी आतंकी गतिविधियों को और तेज करेगा? इसका जवाब तो शायद पाकिस्तान को पता होगा। हिंदुस्तान साफ तौर पे जानता है और साफ तौर पे पाकिस्तान को कहा है हमारी जीरो टॉलरेंस है। बिल्कुल। और अगर हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई की गई तो अनलाइक दी पास्ट में 3 चीजें साफ तौर पे कर दी ऑपरेशन सिंदूर के पास में कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दूसरा हम घुसकर मारेंगे, और तीसरा जो आतंकवाद के पीछे है, जो उनके स्पॉन्सर्स हैं जिस ISI और आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी वगैरह, उनको भी नहीं बख्शेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो ऑपरेशन सिंदूर में नहीं की गई थी। इस पर हिंदुस्तान ने साफ तौर पर बता दिया। अनफॉर्चुनेटली 1987 और 88 में ये एरिया जो है जिसकी बातचीत हो रही है, जहाँ एक्सरसाइज हो रही है, ये एरिया मेरी ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का था और मैं इस इलाके को अपने हाथ के लकीरों से बेहतर जानता हूँ। जहाँ तक सर क्रीक का ताल्लुक है, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी इसके ऊपर कब्जा कर ले या जो भी इसके ऊपर पूरा कब्जा कर ले, इंपॉर्टेंट सी लाइन्स जो है, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है, उनके ऊपर हामी हो सकता है। दूसरा, इस इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर फिश है। और बिल्कुल सकल साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण ये पूरी ड्रिल है, ये पूरा ऑपरेशन है, लेकिन देखने वाली बात अब यहाँ पर